Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the 8th day of our 10 days plan of chemistry part 2 पंजाब बोर्ड। 4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं दोबारा आपके पास लेके आया हूं। 8 नंबर के बोर्ड के इन शॉर्ट मार्क्स हैं जो आप लोग सिक्योर कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग ओनली एंड ओनली 25 to 30 मिनट्स। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 16 आज कंक्लूड करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को, और अगले 2 दिन में हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस का काम करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। सबसे पहले आपने एल्कोहल को डिफाइन करना है, ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप एलिफेटिक कार्बन से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड एल्कोहल। और एल्कोहल की फिर फर्दर टाइप्स होती हैं। कभी एक OH ग्रुप है, उस एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है? एक ऐसी अल्कोहल in which OH group is directly connected to a carbon which is further attached directly to only one carbon। आप एग्जाम्पल में देखें, मैंने CH3 CH2OH की एग्जाम्पल दी है। अब OH ग्रुप अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। अल्फा कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होती है, और अल्फा कार्बन के साथ वाली कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। इसका मतलब अगर अल्फा कार्बन सिर्फ एक बीटा कार्बन से अटैच है, दैट अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। जरा दूसरी अल्कोहल पर आ जाएं। एक ऐसी अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए कार्बन which is further directly attached to only 2 बीटा कार्बन। यानी अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें, सेंटर वाली कार्बन आपको अल्फा कार्बन नजर आ रही है क्योंकि उसके साथ OH ग्रुप अटैच है। उसके दाएं तरफ भी बीटा कार्बन, उसके बाएं तरफ भी बीटा कार्बन। इसका मतलब अल्फा कार्बन 2 बीटा कार्बन से कनेक्टेड है। जबकि टर्शरी अल्कोहल को देखें, एक अल्फा कार्बन 3 बीटा कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस तरह तीनों एग्जांपल्स भी आपने पुट अप करनी है और तीनों की डेफिनेशन भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राइट कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन। सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिफाइन करें। बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। 4 कंडीशंस लाजमी हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले है प्रॉपर एरेशन। नंबर 2 एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। नंबर 3 डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 4 ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 सेल्सियस। याद करने वाली बात है, 4 कंडीशंस याद करेंगे, 2 नंबर पूरे आ जाएंगे। Why absolute alcohol cannot be prepared by fermentation? बहुत मशहूर क्वेश्चन है, कई दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। हम जब फर्मेंटेशन का अमल करते हैं, याद रखें इसके नतीजे में हमें मिलने वाली अल्कोहल 12% या ज्यादा से ज्यादा 14% होती है। इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन वाली अल्कोहल इस प्रोसेस से तैयार करने की कोशिश करेंगे, इस प्रोसेस के दौरान काम करने वाले एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसलिए इस परसेंटेज से ज्यादा अल्कोहल इस मेथड से प्रिपेयर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ अल्कोहल इज अवॉइडेड फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पस इन इंडस्ट्री। बहुत मशहूर क्वेश्चन है। इंडस्ट्री में लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करना ना शुरू कर दें, इसलिए उसको डीनेचर कर दिया जाता है। और डीनेचर करने के 3 रास्ते हैं। या तो 90% एथानॉल में 10% मेथानॉल डाल दें, दैट इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट, या एथानॉल में पायरिडीन डाल दें, या एथानॉल में एसीटोन डाल दें, ताकि ये डीनेचर हो जाए और इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। यहां आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन मिथाइलेटेड स्पिरिट। मैंने हाईलाइट किया रेड कलर में। मिथाइलेटेड स्पिरिट से मुराद ऐसी मिक्सचर ऑफ अल्कोहल जिसमें 90% एथानॉल होगा और 10% मेथानॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। याद रखें, डिफाइन करना आना चाहिए ऐसी अल्कोहल जिसमें 95.5% एथानॉल होता है जबकि 4.5% वाटर मौजूद होता है। डेट मिक्सचर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। हमारी टेक्स्ट बुक में सेकंड ईयर की चूंकि 95.5 की बजाय 95% लिखा है, तो इसलिए मैंने भी उसे राउंड ऑफ करके लिख दिया और 5% उसमें वाटर मौजूद होगा। ये 5% वाटर एथानॉल में से डिस्टिलेशन के अमल से नहीं निकल सकता। इसको रिमूव करना है तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करेंगे एज
एज ए ड्राइंग एजेंट। याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल करने से अल्कोहल फर्दर प्योरीफाई होकर 99.9% हो जाएगी। दैट अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। याद रखें अल्कोहल के रिएक्शंस दो तरह के होते हैं विद अदर रिएजेंट्स। नंबर 1 ऐसे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरी टाइप है ऐसे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आपने साथ ये भी मेंशन करना है अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो याद रखें CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल होगी, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल होगी। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो याद रखें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब भी अल्कोहल में OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल प्राइमरी होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी अल्कोहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन एक केमिकल चेंज है और ड्राइंग एक फिजिकल चेंज है। जब आप डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस तो याद रखें दो रास्ते हैं हमारे पास। पहली बात यह है कि दोनों रास्तों में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 को इस्तेमाल करना है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन पहले रास्ते में आप अल्कोहल की क्वांटिटी को लो कंसंट्रेशन में लेंगे जबकि टेम्परेचर हाई लेंगे 180 सेल्सियस। अल्कीन पैदा होगी, अल्फा कार्बन से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, H और OH मिलकर वाटर जनरेट करेंगे और एथानॉल विल बी कन्वर्टेड इनटू इथीन। जबकि दूसरे रास्ते में देखें हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लेंगे जबकि लो टेम्परेचर लेंगे 140 सेल्सियस, और इसके नतीजे में एक अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से H और 7 वाली अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से OH निकल जाएगा। इस तरह इस रिएक्शन की प्रोडक्ट ईथर होगी, तो दोनों की प्रोडक्ट भी डिफरेंट होगी। हाउ विल यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सबसे पहले याद रखें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लूकास रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। लूकास रिएजेंट कहते हैं HCl प्लस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को। याद रखें HCl और जिंक क्लोराइड के साथ तमाम अल्कोहल्स ऑयली लेयर बनाती हैं, लेकिन ऑयली लेयर के बनने की टाइमिंग हमें हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कौन सी अल्कोहल टर्शरी है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी प्राइमरी है। सबसे पहले देखें मैंने एग्जांपल पुटअप की है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, प्लस HCl जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, और याद रखें जिंक क्लोराइड यहां एनहाइड्रस होना चाहिए। आप HCl का H और अल्कोहल का OH मिलाएंगे, वाटर जनरेट हो जाएगा, जबकि ऑयली लेयर बनेगी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। साथ ही मैंने लिखा है कि ये ऑयली लेयर इमीडिएटली बनेगी। याद रखें अगर ऑयली लेयर इमीडिएटली बन रही है समझ जाएं जो प्रोडक्ट हमें दी गई है, जो अल्कोहल दी गई है वो टर्शरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगी दूसरे रिएक्शन में देखें वहां भी ऑयली लेयर बन रही है, OH रिप्लेस हो रहा है बाय क्लोरीन, लेकिन ये ऑयली लेयर 5 से 10 मिनट में बन रही है, और ये रिएक्शन चूंकि 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बना रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो अल्कोहल हमें दी गई थी वो सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में देखें मैंने प्राइमरी अल्कोहल ली है, प्राइमरी अल्कोहल में भी ऑयली लेयर बन रही है, लेकिन ये ऑयली लेयर सिर्फ और सिर्फ कब बन रही है, ओनली एंड ओनली ऑन हीटिंग। जब ऑयली लेयर सिर्फ हीट करने पर बने आप समझ जाएं कि प्राइमरी अल्कोहल हमें दी गई है। इस तरह लूकास टेस्ट की बुनियाद पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में फर्क कर सकते हैं। हाउ विल यू डिफरेंशिएट एथानॉल एंड मेथानॉल। दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, लिहाजा लूकास टेस्ट की बुनियाद पर दोनों में फर्क नहीं किया जा सकता। याद रखें आइडोफार्म टेस्ट हमें मदद करता है एथानॉल और मेथानॉल में फर्क करने के लिए। याद रखें आइडोफार्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अल्कोहल के अंदर बुनियादी शर्त यह है कि अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच हो और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम अटैच हो। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, अल्कोहल्स में आइडोफार्म टेस्ट परफॉर्म करने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं।
पहली शर्त यह है कि अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप हो और दूसरी शर्त यह है कि अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आयोडीन प्लस NaOH के साथ CHI3 का येलो मैस बनेगा। आप देखें एथानॉल के केस में अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी मौजूद है। जब आपने उसमें आयोडीन I2 ऐड की NaOH की मौजूदगी में तो मेन प्रोडक्ट येलो कलर की बनी CHI3, जिसे आइडोफार्म भी कहा जाता है और ट्राई आइडोमीथेन उसका IUPAC नेम है। बाकी साइड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें तो आइडोफार्म बन गई, लेकिन नीचे वाली एग्जांपल में देखें मेथानॉल है जिसमें अल्फा कार्बन तो मौजूद है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, लिहाजा यहां पर कोई येलो पीपीटी जनरेट नहीं होगी। तो इस तरह हम आइडोफार्म टेस्ट की बुनियाद पर दोनों में फर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डाउज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। याद रखें इस मेथड में हम फिनोल तैयार करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। 10% आपने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लेना है, 360 सेल्सियस टेम्परेचर और 150 ATM प्रेशर, ये 3 MCQs। अब आप क्लोरोबेंजीन का जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन उतर जाएगी, हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl पैदा करेगी और क्लोरीन की जगह आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जिसे कहते हैं सोडियम फेन ऑक्साइड। ये सोडियम फेन ऑक्साइड HCl के साथ ट्रीट करके फिनोल पैदा करेगा और साथ NaCl जनरेट होगा। इस तरह फिनोल विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। डिस्कस 3 रिएक्शंस ऑफ फिनोल इन विच ओनली OH ग्रुप इज इन्वॉल्व। याद रखिए बेंजीन और फिनोल के अंदर बेंजीन के साथ OH ग्रुप भी मौजूद है। जो बेंजीन के रिंग के ऊपर रिएक्शंस होते हैं वो अलग तरह के हैं, लेकिन 3 रिएक्शंस वो पूछे हैं जिनमें सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व है। पहला रिएक्शन आप करवाएंगे विद एसीटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिनोल में से H उतर जाएगा, वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl पैदा करेगा। जहां से H उतरा वहां पर जाकर C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगी फिनाइल एसीटेट। दूसरे रिएक्शन में देखें फिनोल का रिएक्शन NaOH के साथ। फिनोल एसिड है, NaOH बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके नतीजे में सोडियम फेन ऑक्साइड बनेगा जो कि साल्ट है, जो कलरलेस होता है और साथ HCl पैदा हो। तीसरा रिएक्शन रिडक्शन कहलाता है, जो जिंक डस्ट की मौजूदगी में होती है। जिंक फिनोल का ऑक्सीजन रिमूव करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, पीछे बेंजीन बच जाती है। इस तरह 3 रिएक्शंस, एक्चुअली 3 MCQs भी हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। याद रखें अगर आप फिनोल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कभी भी पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा। पिक्रिक एसिड तब बनता है जब आप फिनोल को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं। एक्चुअली फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है जो कि आर्थो पैरा डायरेक्टर है, लिहाजा नाइट्रिक एसिड में आने वाले NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप को OH ग्रुप डायरेक्शन देगा कि या वो आर्थो पोजीशन पर जाकर बैठ जाएं या पैरा पोजीशन पर बैठ जाएं। चूंकि 3 नाइट्रिक एसिड मैंने लिए हैं हाई टेम्परेचर पर, लिहाजा तीनों नाइट्रो ग्रुप एक 2 पोजीशन पर आकर बैठेगा, एक 4 पोजीशन पर और एक 6 पोजीशन पर आकर बैठेगा। इस तरह 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो गए और इस प्रोडक्ट को कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल या इसी को पिक्रिक एसिड का नाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट फिनोल एंड अल्कोहल। याद रखें फिनोल ब्रोमीन वाटर टेस्ट परफॉर्म करती है जबकि अल्कोहल ब्रोमीन वाटर टेस्ट परफॉर्म नहीं करती। अगर एक बीकर में हमें फिनोल दे दी जाए या अल्कोहल दे दी जाए, हम उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाए, समझ जाए हमें जो कंपाउंड दिया गया था वो फिनोल है, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट ना बने, समझ जाएं वो कंपाउंड फिनोल नहीं है। फिनोल का रिएक्शन है विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तीनों ब्रोमीन आकर 2 ब्रोमीन आर्थो पोजीशन पर और तीसरा ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगी 2,4,6
ट्राईब्रोमोफिनोल, ये वाइट कलर की प्रेसिपिटेट होती हैं, जबकि अल्कोहल के साथ देखें रिएक्शन मैंने नीचे लिखा है, ब्रोमीन अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करती, लिहाजा फर्क किया जा सकता है, जहां वाइट प्रेसिपिटेट बनेगी वो फिनोल है, जहां नहीं बनेगी या रिएक्शन नहीं होगा दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय विलियमसन सिंथेसिस। ईथर वाले टॉपिक में प्रेपरेशन ऑफ ईथर का पहला रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा अहम है, 2 स्टेप्स में आपने इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप एथानॉल का रिएक्शन करवाएंगे विद सोडियम मेटल, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन की जगह सोडियम मेटल आकर अटैच हो जाएगी और प्रोडक्ट बनेगी सोडियम एथ ऑक्साइड। ये सोडियम एथ ऑक्साइड इथाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl पैदा करेंगे, जबकि दोनों तरफ मौजूद इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिलकर ईथर पैदा करेंगे। इस तरह हमने इथाइल अल्कोहल को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट कर लिया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। इस पर कन्वर्जन क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, कन्वर्ट एथानॉल इनटू डाई इथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड ईथर। सादी सी बात है, अल्कोहल लुकास टेस्ट देकर ऑयली लेयर बनाएगा जो अभी मैंने डिस्कस की थी, जबकि ईथर लुकास टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने पहले रिएक्शन में लुकास रिएजेंट इस्तेमाल किया है अल्कोहल के साथ HCl प्लस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस, आगे जाकर ऑयली लेयर बन रही है CH3Cl की। लेकिन ईथर के केस में देखें नीचे, ये HCl और जिंक क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। जहां ऑयली लेयर बनेगी वो अल्कोहल है और जहां ऑयली लेयर नहीं बनेगी दैट इज ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इथाइल अल्कोहल इज ए लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज ए गैस, व्हाई। कॉमन सेंस की बात है, आपने इस तरह के सवालात में लाजमी जहन में रखना है, जो चीज लिक्विड होती है लाजमी बात है उसके अंदर गैस के मुकाबले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती हैं। अब आप देखें, अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद है और मिथाइल क्लोराइड में कोई OH ग्रुप नहीं है। चूंकि OH ग्रुप मौजूद है इथाइल अल्कोहल में, लिहाजा इथाइल अल्कोहल के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश कर लेते हैं, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया अल्कोहल का। OH ग्रुप के साथ पहले डॉटेड डाइपोल फोर्सेस से कनेक्ट हुआ और फिर उसके अंदर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और ये लिक्विड हालत में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि आप नीचे देखें, मिथाइल क्लोराइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसके अंदर डाइपोल्स मौजूद हैं, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन, ये एक डाइपोल है। साथ वाला मॉलिक्यूल भी एक डाइपोल है। दोनों डाइपोल्स के दरमियान बड़ी मजबूत डाइपोल फोर्सेस पैदा होंगी, जिसके नतीजे में ये आपस में जुड़े होंगे। चूंकि डाइपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में कमजोर हैं, लिहाजा मिथाइल क्लोराइड विल बी ए गैस। एथानॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइथाइल ईथर, वही वजह है जो अभी डिस्कस कर रहे थे। एथानॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स। यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, जबकि डाई इथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू दैट लो होता है ड्यू टू वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथानॉल। वाटर में भी OH ग्रुप मौजूद है और एथानॉल में भी OH ग्रुप मौजूद है। OH ग्रुप तो दोनों में है, इसका मतलब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी मौजूद है। लेकिन फर्क देखें, वाटर के स्ट्रक्चर में देखें, वाटर चारों तरफ से गिरा हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल्स की तरफ से। ऑन द एवरेज याद रखें, वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल जनरेट करता है, जबकि एथानॉल का मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल के तौर पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करता है। चूंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है एज कंपेयर टू एथानॉल, इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है और एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.3 सेल्सियस। डिस्क्राइब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 16 में से क्वेश्चन है। 4 कंपोनेंट हैं, याद करने वाला चैप्टर है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, बस नाम याद रखने।
डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। पहली बात, पोल्यूटेंट्स उन तमाम कंपाउंड्स को कहते हैं विच आर हैजर्डस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स भी आते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं। याद रखें, अगर चिमनीज में से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हों, इन तमाम वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जबकि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो पैदा होते हैं वो बहुत सारे रिएक्शंस के नतीजे में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी पैदा करते हैं, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसा कि कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड कीटोन, ये सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। डिस्कस द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक का वर्ड दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, स्मोक प्लस फॉग। दो तरह की स्मोक हमने पढ़ी, एक क्लासिकल स्मोक और एक फोटोकेमिकल स्मोक। अब स्मोक कैसे बनेगी, इसके लिए तीन शर्तें लाजमी हैं। सबसे पहली शर्त यह है, आपने लिखनी है कि सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नंबर 2, सनलाइट होनी चाहिए ताकि केमिकल रिएक्शंस रैपिड स्पीड पर हो सके। नंबर 3, एयर की स्पीड या मूवमेंट कम होनी चाहिए ताकि रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो, तब जाकर स्मोक पैदा होती है। ये 3 पॉइंट्स आपने लिख देने। डिस्कस रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन होल। याद रखें, ओजोन होल की डिप्लीशन, ओजोन की डिप्लीशन या ओजोन होल का पैदा होना, इसका जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या रेफ्रिजरेंट के तौर पर एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाली गैसेस जिन्हें फ्रियॉन्स भी कहा जाता है, या एरोसोल स्प्रेज हैं। वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो इनर्ट होते हैं, लेकिन जो ही वो हमारी अपनी जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है वहां पर आते हैं, तो वहां पर जाकर वो आराम से वहां पर मौजूद ओजोन की लेयर के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन देखें, CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डीकंपोज हो जाता है सनलाइट की मौजूदगी में, और एक CFCl2 कार्बन का फ्री रेडिकल पैदा करता है, दूसरा क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा करता है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन O3 के साथ रिएक्ट करके ClO क्लोरीन का फ्री रेडिकल और साथ O2 पैदा करता है, जबकि ClO क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट करके एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल पैदा करता है और साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैदा करता है। तो इस तरह ये इक्वेशन आपने लिखनी है। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो तीसरे स्टेप में पैदा हुआ, ये फर्दर रिएक्शन करने के लिए दोबारा से तैयार बैठा हुआ है। इस तरह ये तकरीबन 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। डिफाइन डिसॉल्व ऑक्सीजन। याद रखें, पानी की क्वालिटी को डिटरमिन करने का पैरामीटर वो डिसॉल्व ऑक्सीजन कहलाता है। पानी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीजन है, और बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर में इसकी कंसंट्रेशन 4 पार्ट्स पर मिलियन से लेके 8 पार्ट्स पर मिलियन तक होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में मौजूद है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की क्वांटिटी में कमी आ जाती। जितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू हाई होगी, उतना पानी की क्वालिटी बेस्ट होगी। डिफाइन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। याद रखें, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो कैपेसिटी है पानी के अंदर कि वो कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है 5 दिन के अंदर। BOD की वैल्यू उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम जो इस्तेमाल हो रही है पानी के अंदर। क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है जो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इस काम को करने के लिए जो कैटालाइज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले से पानी में मौजूद होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, डिफाइन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे BOD का ताल्लुक था पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर की कैपेबिलिटी कि वो ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम कर सकती है, लेकिन COD का ताल्लुक उस ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी के साथ कि कितना ऑर्गेनिक कंटेंट पानी के अंदर मौजूद है जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अपनी ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करता है। इस मिकदार को COD कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ ऑयल स्पिलेज इज अफेक्टिंग द मेरीन लाइफ।
मेरीन लाइफ किसे कहते हैं? पानी के नीचे जो जिंदगी पाई जाती है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको मेरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ भी कहा जाता है। याद रखें, दे आर स्वेयरली अफेक्टेड बाय सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शंस ऑफ ऑयल। ऑयल के अंदर कुछ ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, जिनमें कार्बन की तादाद 10 या उससे कम होती। जब स्पिलेज होती है, यानी जहाज टूट जाता है पानी के अंदर ऑयल लेके जाने वाला, तो उसके नतीजे में पानी की लेयर के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद मेरीन लाइफ की डेथ हो जाती है, क्योंकि सूरज की रोशनी, लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाती पानी की सतह से नीचे, और नीचे मौजूद प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस नहीं होती, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां मौजूद एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती है। हाउ डिटर्जेंट्स आर थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। याद रखें, डिटर्जेंट्स हम लोग एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में और घरों में क्लीनिंग एजेंट के तौर पर। जितनी ज़्यादा हम क्लीनिंग कर रहे हैं डिटर्जेंट्स के नतीजे में, इसके नतीजे में डिस्पोज डिटर्जेंट्स की पानी के अंदर मिकदार वक्त के साथ साथ डे बाई डे बढ़ती जा रही, और जब ये दरियाओं में या समुद्रों में पानी आता है जिसके अंदर डिटर्जेंट मौजूद होता है, तो इसके नतीजे में एक्वेटिक लाइफ बहुत शदीद मुतासर होती है, क्योंकि डिटर्जेंट्स के अंदर मोबिलाइज अमाउंट होती है बाउंड टॉक्सिकाइंस की, जैसा कि लेड, कैडमियम और मरकरी, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट आर लीकेट्स। ये मैंने एक डायग्राम नीचे बनाई है, आपको पानी की सतह नजर आ रही है, जमीन की सतह के बिल्कुल नीचे डॉटेड लाइन में आपको पानी की सतह नजर आ रही है। बाज औक़ात पानी की ये सतह बढ़ते बढ़ते जमीन की सतह तक आ जाती है, और ऊपर जो कूड़ा करकट होता है उसमें से जो लिक्विड्स होते हैं वो नीचे सीप कर जाते हैं और नीचे से पानी ऊपर आ जाता है, और इन दोनों के मिलने से एक रिफ्यूज प्रोडक्ट जनरेट होती है जिसको लीकेट कहा जाता है। और लीकेट के अंदर याद रखें, सस्पेंडेड या माइक्रोबायल कंटेमिनेंट्स आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं। आपने कभी कीचड़ वाली जगह देखी होगी जहां कूड़ा मौजूद होता है, कूड़ा करकट, वहां पर आपको जो पानी महसूस होता है वो सारे का सारा लीकेट कहलाएगा। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 16। शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। आई एम अश्योरिंग यू, गारंटिंग यू बेटा, कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तमाम लेक्चर्स को तवज्जो से सुनना है। सिर्फ 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर्स हैं, और हर लेक्चर के बाद आपका कॉन्फिडेंस इसलिए बेहतर हो जाना चाहिए कि आप इंशाल्लाह इस 20-30 मिनट के लेक्चर को सुन के या याद करके आप इंशाल्लाह कम से कम हर लेक्चर में से 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का या 12 नंबर का पेपर अपना तैयार कर सकते हैं बोर्ड का, और अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सकते हैं। अगले 2 लेक्चर में साथ रहिएगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको खुद करवाऊंगा, बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, बोर्ड के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा। साथ रहिएगा, रजिस्टर लेके आइएगा, ताकि साथ साथ आप लोग उसको नोट कर सकें। वही लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं, ताकि इंशाल्लाह जब वो पेपर में आ जाएं तो आपकी टेंशनें खत्म हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ डे 9 में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।